Hello students, I'm your science expert and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. As you all are familiar with motion, आपको पता है आपके आसपास बहुत सी चीजें हैं जो मोशन के अंदर है. मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास आपको देखने को मिलती है, सपोज हम स्काई की बात करते हैं. स्काई में आपको क्या दिखता है? एयर दिखती है. एयर कोई स्टेशनरी तो है नहीं. एयर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है? मूव कर रही है ना? तो वहां पे भी आप मूवमेंट देख रहे हो, मतलब मोशन देख रहे हो. ऐसे ही आपके घर में क्लॉक्स होते हैं. ठीक है, आपको पता है क्लॉक्स में ये ऐसे 3 हैंड्स होते हैं, है ना? तो ये भी जो सुइयां होती हैं घड़ी की, वो हमेशा चलती रहती हैं. वो भी एक क्या है? मूवमेंट, मतलब के मोशन. कोई इंसान अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर जा रहा है, घर से अपने फ्रेंड का प्लेस पे जा रहा है, तो वो सब चीज के लिए क्या करना पड़ता है? उसको जाने के लिए मोशन करना पड़ता है, मूवमेंट्स चाहिए होती है. अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम और बात कर लेते हैं. हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं. अर्थ कोई स्टेशनरी है? नहीं. अर्थ में भी मोशन हो रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड भी और सन के अराउंड भी. तो ये सब चीजें क्या है? दे ऑल आर शोइंग मूवमेंट. दैट मीन्स दे ऑल आर अंडरगोइंग अ फिनोमिना ऑफ मोशन. तो इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मोशन होते हैं, कैसे मोशन होते हैं, किसको आप मोशन में कहते हो, किसको आप मोशन में नहीं कहते हो, और भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. Topics to be covered in this chapter are rest and motion, types of motion, scalar and vector quantities, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, acceleration, distance time graph, velocity time graphs. We need to derive 3 equations of motion, circular motion, and lots of numerical problems we'll be taking in this chapter. So let's start. तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम ये देखते हैं, ये जानते हैं कि मोशन और रेस्ट, ये जो जो दो टर्म्स है, इसका मतलब क्या है. सो वी आर गोना स्टार्ट विद मोशन एंड रेस्ट. सो डू यू एक्चुअली नो दैट व्हाट इज मोशन और रेस्ट? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. ठीक है, आप देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है. इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको रोड है, विजिबल है. दिस इज रोड, राइट. ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर पोल्स विच हैव लाइट, है ना? लाइट्स भी दिख रही हैं आपको, राइट. आपको यहाँ पे ये क्या दिख रही है? दीज आर बिल्डिंग्स. यू कैन सी द बिल्डिंग्स ऑल्सो, है ना? तो ये चीजें आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे. तो आप बताइए, ये जो रोड है, राइट, क्या ये रोड मोशन के अंदर है? मोशन का मतलब होता है, सपोज हम एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस फिगर को हम डिस्कस करते हैं. हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है. सबसे पहले आप जानिए कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है. तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या पॉइंट होता है? रेफरेंस पॉइंट वो होता है जो कि फिक्स्ड होता है. रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? जो कि फिक्स्ड होता है. इसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं. हम इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बुला सकते हैं. तो स्टेशनरी पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक फिक्स पॉइंट जो अपनी जगह नहीं बदलता, जो चीज सेम रहती है, राइट. अब जैसे कि ये पोल है इस फिगर में, ये पोल एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये अपनी जगह नहीं बदलता है. ये जहां पे एक बार है, ये वहीं पे रहने वाला है, राइट. बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स एक रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि ये भी स्टेशनरी है. ये भी एक बार बन गई, जहां पे बन गई वहां पे उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, right? So they can be reference point or stationary object or can be stationary point, right? ऐसे ही मतलब कभी भी किसी चीज के मोशन को पढ़ने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसी से रिलेट करके हम बताते हैं दूसरे के बारे में कि दूसरी चीज मोशन में है या मोशन में नहीं है, राइट. अब हम इस फिगर के अंदर बात करते हैं. अब इस फिगर में देखिए,
हम देख रहे हैं पोल्स है हमारे पास रोड है, बिल्डिंग्स है, ये सब स्टेशनरी है, मतलब ये टाइम के साथ अपनी जगह नहीं बदलेंगे, राइट? तो इसका मतलब दे ऑल आर लाइक, और यू कैन से दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो जो चीजें अपनी जगह नहीं बदलती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं कि वो चीजें किस पे है, दे आर इन रेस्ट। लेकिन अगर सपोज, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, हमारे पास कार है, ठीक है? हम यहाँ पे एक कार बना लेते हैं बॉक्स में। अब लेट्स से एक कार ये यहाँ पे खड़ी है, ठीक है? तो अगर ये कार यहीं पे खड़ी रहती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खड़ी हुई है, ठीक है, चल नहीं रही है, और ये हो गया सपोज पोल को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो इस कार को, कार के बारे में हम बता पाएंगे कि ये मोशन में है या मोशन में नहीं है, कैसे? इन रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या इस कार की पोजीशन बदली है या नहीं, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी जगह तो नहीं बदल सकती है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूवेबल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मोशन हो सकता है, ये अपनी जगह बदल सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन की जगह बदली है या नहीं, हम बता सकते हैं कि ये जो कार है ये मोशन में है या मोशन में नहीं है, ठीक है? अब सपोज हम ये देखते हैं कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये यहीं पे है, और कार भी कुछ टाइम यहीं पे खड़ी रही, मतलब इसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, तो हम बोलेंगे कि ये कार किस पे है, रेस्ट पे। लेकिन अगर कुछ देर बाद ये कार यहां से यहां पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, हम इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स से बी, तो हम कहेंगे ये कार क्या है, मोशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि पहले ये इस पोल के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे थी, लेकिन जब इसने अपनी पोजीशन बदल ली, बी पॉइंट पे आ गई, तो हम बोलेंगे कि ये कार मोशन के अंदर है, राइट? तो जब कोई चीज अपनी जगह सराउंडिंग्स के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी पॉइंट के हिसाब से अपनी जगह बदलता है, उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर वो जगह नहीं बदलता तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में, राइट? समझ गए आप? अब फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, आप देखिए, लेट्स से आपके पास ये एरोप्लेन है, अभी आप देख रहे हो ये एरोप्लेन चल रहा है, राइट? ये एरोप्लेन मूवमेंट के अंदर है, इस एरोप्लेन के अंदर मोशन आप क्लियरली देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि इससे कैसे गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है ना? तो दिस एरोप्लेन इज इन मोशन। अब जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तो एरोप्लेन, सपोज ये रनवे है, दिस इज रनवे, रनवे आप जानते हो ना, जहां पे एरोप्लेन की स्पीड एकदम से फास्ट होती है और फिर उस पर काफी देर चलकर फिर वो फ्लाई करता है, ठीक है? अब रनवे पे जब यहाँ एरोप्लेन है, ठीक है, तो अगर वो यहीं पे खड़ा है, सपोज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट काफी टाइम से यहीं पे खड़ा है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये एरोप्लेन रेस्ट पे है। अब क्या हुआ, इसमें जो पायलट है, पायलट ने इसको ड्राइव किया, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ी और फिर ये टेक ऑफ कर गया, ठीक है? तो आप देखो यहां से रेस्ट पे था और रेस्ट से ये किसमें चेंज हो गया, मोशन के अंदर, है ना? तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं रेस्ट और मोशन। तो आप समझ गए ना, रेस्ट का मतलब सिंपल इतना है, जब कोई चीज अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, पोजीशन पोजीशन ना चेंज करे, तो उसको आप बोलोगे कि वो चीज रेस्ट पे है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है, तो आप बोलोगे द बॉडी इज इन मोशन। तो सिंपल सी बात है, इफ एनीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, when a body doesn't change its position with respect to the surroundings or a reference point, it is said to be at rest. And when a body changes its position with respect to its surroundings or a reference point, it is said to be in motion. But ये डेफिनेट है कि कभी भी किसी को रेस्ट या मोशन में जानने के लिए you need a reference point, or you need to see the motion or rest with respect to surroundings, or there can be a stationary object. ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी इनके कंट्रास्ट में आप बता सकते हो कि सामने वाली बॉडी ने अपनी पोजीशन बदली है या नहीं बदली। अब
कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देयर हैज टू बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. पहली कैरेक्टरिस्टिक है द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम. राइट, लेट्स से जैसे कि हमारे पास कार है, ठीक है, हम यहाँ पे एक पोल बना लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक पोल है यहाँ पे, इस पोल को हम ए लिख लेते हैं. और यहाँ पे भी हमारे पास एक पोल है, लेट्स से हम इस पोल को बी लिख लेते हैं. अब पहले ये कार ए के पास है, फिर ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, और ऐसे बदल के ये पोल बी के पास जा रही है. मतलब इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है. So this is one of the main characteristic of moving object, that the object is said to be in motion only if it changes its position with respect to the surroundings with time. अब हमने ये देखा कि कई मोशन तो बहुत ही फास्ट होते हैं, राइट, कि आपको दिखते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा कार थी, तो कार का मूवमेंट आपको दिख रहा था, तो मोशन जो वहां पे था दैट वाज क्वाइट फास्ट एंड वी कैन सी इट हैपनिंग. हमें पोजीशन बदलती हुई दिख रही थी. लेकिन कुछ पोजीशंस आप कह सकते हो या कुछ मोशंस इतने स्लो होते हैं कि वो हमें क्लियरली नहीं दिख पाते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक. ठीक है, देखते हैं. लाइक पेंडुलम ऑफ क्लॉक, आपने देखा है कि जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, उसके अंदर जो मोशन होता है वो होता है लेकिन उतना विजिबल नहीं होता. ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास रिस्ट वॉच. अगर आप अपने रिस्ट वॉच को देखेंगे तो आप देखोगे कि रिस्ट वॉच के अंदर 3 हैंड्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास मिनट की सुई होती है, राइट, वी हैव मिनट हैंड, वी हैव सेकंड हैंड जो सेकंड्स को डिनोट करती है, वी हैव दिस थिंग आर हैंड जो हमें आर के बारे में बताती है. आप देख पा रहे हो हमारे पास इस वॉच के अंदर भी आप देख पा रहे हो हमें तीनों सुइयां दिख रही हैं. ये रेड वाली सुई हमारी सेकंड की सुई है, जो छोटी वाली सुई है ये हमारी आर हैंड है, और ये वाली जो ब्लैक आप देख पा रहे हो दिस इज मिनट हैंड. ठीक है, तो नॉर्मली मोशन के अंदर आपको कौन सा हैंड दिखता है? आपको सेकंड वाली सुई की पोजीशन भी बदलते हुए दिखती है, आपको मिनट हैंड की भी दिखती है बदलते हुए विद टाइम. पर अगर आप क्लोजली देखो तभी आपको आर हैंड की मूवमेंट दिखती है, क्योंकि जो आर वाली सुई है उसके अंदर मूवमेंट होती है लेकिन बहुत स्लो होती है. तो हम कह सकते हैं कि कई मोशंस तो बहुत फास्ट है कि हमें मतलब बहुत आसानी से ही पता लग जाता है कि वो जगह बदली गई है, और कई मोशंस थोड़े स्लो होते हैं तो वो हमें बहुत क्लियरली उनको विजुलाइज करना पड़ता है, तब हमें पता लगता है कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है. So we can write in this way that it has 3 hands, minute, seconds and hour hand. Out of them, the second hand moves fast, that its motion can be seen. But in order to see the motion in hour hand and minute hand, we have to keep the track as the motion in them is comparatively very slow. See, now we have different types of motion. We have linear motion. Linear motion is that when the body travels in a straight line. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कार कंसिडर कर लेते हैं और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, राइट, तो उस मोशन को हम क्या बुलाएंगे? लीनियर मोशन. अनदर टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन, व्हेन द बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में जो व्हील्स हैं दे आर रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, राइट. सो दिस इज अ रोटेशनल मोशन. ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है when a body moves along a curved path. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक राउंड अबाउट है हमारे पास, इस राउंड अबाउट पे हम घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ, एक कर्व्ड पाथ में हम घूम रहे हैं, तो ये मोशन हमारा कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन. अनदर काइंड ऑफ मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन इन विच अ बॉडी शो टू एंड फ्रो मूवमेंट. मतलब जो बॉडी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे. अब वो वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती है, टू एंड फ्रो भी हो सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है. तो वाइब्रेटरी मोशन इज अ मोशन इन व्हिच द पार्टिकल्स मूव इन फॉरवर्ड एंड as well as in backward direction, which is to and fro movement. As you can see in the figure, अब सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है
और यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग को ऐसे फोर्सफुली नीचे की तरफ पिंच करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो इसके पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशंस आपको इस तरह से दिखती है जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो. सो दिस इज वाइब्रेटरी मोशन. Now, all the physical quantities which we are going to study in this chapter, they are basically categorized into two main categories. जितनी भी फिजिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज होती है. वन कैटेगरी इज स्केलर क्वांटिटीज, अदर कैटेगरी इज वेक्टर क्वांटिटीज. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है या तो वो स्केलर है नेचर में या वो वेक्टर है. देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है. देखिए, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है. मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, लेकिन डायरेक्शन पे वो डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है. तो स्केलर क्वांटिटीज जो है दे डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, अमाउंट कह सकते हो आप. दे डिपेंड अपॉन द वैल्यू बट नॉट ऑन द डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिए डिस्टेंस. अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस मतलब सपोज ये मेरा घर है और ये मार्केट है. मार्केट में कोई शॉप है या मार्केट है, हम कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे. अब मुझे घर से मार्केट जाना है, राइट. ठीक है, सपोज मैंने कहा घर से मार्केट जाने का जो मेरा टोटल पाथ मुझे कवर करना पड़ता है, लेट्स से दैट इज 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर, ठीक है. तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं 1 किलोमीटर. मैं ये तो नहीं बोलूँ कि जी मैं पहले 200 मीटर्स नॉर्थ, फिर मैं 300 मीटर साउथ, फिर मैंने 400 मीटर्स ऐसे दूसरा डायरेक्शन लिया, फिर मैं मार्केट पहुंच. तो आप नहीं बताओगे ना. आप क्या कैसे बताओगे. आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे, आप सिर्फ वैल्यू बताओगे कि आपने कितना डिस्टेंस चला, कितना पाथ आपने चला. ठीक है, तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ अमाउंट या वैल्यू या आप जिसको मैग्नीट्यूड टेक्निकली बोलते हो उस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती. उनको बताने के लिए डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. उन क्वांटिटीज को आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिस्टेंस. तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने का कोई नया तरीका बिल्कुल नहीं होता है. जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के, जो सिंबल से हम उनको डिनोट करते हैं वो सेम होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो चाहे वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट, तो फिर भी हम उसका सिंबल एस ही यूज करेंगे. हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाएंगे जो कि उसको डिनोट करेगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है. तो जितनी स्केलर क्वांटिटीज है वो अपने सिंबल से ही रिप्रेजेंट होती है. नेक्स्ट वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड, जैसे कि अभी हमने बात करी वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पे तो डिपेंड करती है, पर साथ में डायरेक्शन भी वहां पे स्पेसिफाई करनी जरूरी होती है. उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं जरूरत स्पेसिफाई करने की. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी बहुत जरूरी होगी. और वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी एग्जांपल ले लूं और मैं आपसे कहूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है जेड और ये वेक्टर है नेचर में, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमें एरो लगाना पड़ता है जो हमें डेफिनेट करता है कि भी ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, राइट. तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो आई थिंक स्केलर वेक्टर तो क्लियर हो गया ना आपको. तो सिंपल सा बेसिक सा अपने माइंड में आप रखिए, स्केलर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन. सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इन ईदर ऑफ टू, या तो वो स्केलर है या वो वेक्टर है.